यार जिस तरह से हमने अभी तक के सारे चैप्टर्स निपटाए, एनिमेशन के साथ देखा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझा, अब इस चैप्टर में भी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को डिटेल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम देखेंगे। सब कुछ समझने वाले हैं, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को, और फिर उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट, जिस वर्कशीट में रहेंगे सबसे पहले तो फ्लो चार्ट तुम्हें रिवाइज करने के लिए, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आता है बोर्ड एग्जाम्स में, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और एमसीक्यूज भी। तो ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और उसके बाद वर्कशीट भी जरूर से पढ़ना। और हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये स्टोरी है यार रिचर्ड नाम के एक बच्चे के बारे में, कि वो बचपन में कैसे कैसे चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर बड़े होते 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 अपनी स्कूलिंग के साथ, कॉलेज के साथ, फिर वो कैसे डेवलप होते हैं कि वो बन जाते हैं एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट, अवार्डेड साइंटिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. देखो अब यहाँ पर इस स्टोरी में स्टार्ट की गई स्टोरी जब वो 22 ईयर्स के थे, फिर आगे हम ये भी देखेंगे कि बचपन में वो कैसे थे और कैसे वो एक साइंटिस्ट बने, बट यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन समझेंगे जैसे तुम्हारी बुक में दिया है। एट द एज ऑफ 22 यानी कि 22 की एज में वो एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे, यानी कि वो स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे पहले। स्काउट का मतलब होता है गाइड। उन्होंने एक्साइट किया साइंटिफिक वर्ल्ड को विथ अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, यानी कि सेल्स कैसे वर्क करती है उस पर एक थ्योरी उन्होंने पेश की। किसने? रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट। वो और उनके कॉलेज के रूममेट ने मिलकर एक्सप्लेन की एक थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम पढ़ते चलेंगे। मैं सब इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, अब ये पहली बार हुआ था कि ये किसी कॉलेज के बच्चों की कोई भी थ्योरी पब्लिश की गई थी किसी आर्टिकल में। फिर उसके बाद रिचर्ड इब्राइट को ऐसे कई अचीवमेंट्स मिलते गए, और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था स्टोरीज विद बटरफ्लाइज के साथ। वो जानने से पहले ये जान लो कि इब्राइट एक इकलौते बेटे थे, यहाँ लिखा है ओनली चाइल्ड, इकलौते बेटे थे जो कहाँ पर बड़े हुए? नॉर्थ ऑफ रीडिंग। रीडिंग एक सिटी का नाम है जो यूएसए के पेनिसिल्वेनिया में है। तो उस सिटी के नॉर्थ साइड में बड़े हुए, और उनके पास कोई ज़्यादा कुछ था नहीं खेलने कूदने के लिए, तो वो ना बेसबॉल खेल सकते थे ना फुटबॉल, बट एक चीज़ कर सकते थे वो अकेले, जो थी चीज़ों को कलेक्ट करना। अब बटरफ्लाई से उनका क्या रिश्ता है, आओ चलो देखते हैं। जब वो यार बचपन में थे, मतलब जब वो किंडरगार्टन में थे, जब वो इतने छोटे थे, तब उनको शौक लगा एक बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का। अब बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के साथ साथ कई और चीज़ों का शौक लगा, जैसे कि रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स, इन सब चीज़ों को भी कलेक्ट करने का। फिर ऐसे करते करते वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए। ईगर का मतलब होता है इच्छुक, जानने के लिए जब तुम ज़्यादा तड़प रहे हो तो उसे बोलते हैं ईगर। और एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर तुम सब जानते हो। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। देखो फ्रॉम द फर्स्ट का मतलब होता है कि जब वो बहुत छोटे थे, स्टार्टिंग से ही उनके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा, वो थी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड, एक शार्प माइंड के साथ साथ, तो जिनका दिमाग भी तेज था और जानने की इच्छा भी थी। और ये सब में जो चीज़ें सब कर रहे थे, ये सब में उनकी मदद कौन करती थी? उनकी मदर। यहाँ पे लिखा है कि उनकी मदर उन्हें इनकरेज करती थी, उन्हें टेलीस्कोप्स ला के देती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स और अदर इक्विपमेंट्स भी ला के देती थी, और हर तरीके से हेल्प करती थी। मेरे पास माँ है। उनकी मदर का देखो ये भी कहना है कि रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। जब रिची यानी कि रिचर्ड ही थर्ड क्लास में थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद से उनकी मदर के लिए रिची ही उनकी पूरी लाइफ थे। फिर उसके बाद बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब रिची यानी कि रिचर्ड सेकेंड ग्रेड में थे, क्लास 2 में ही उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था उनके होम टाउन में ही। 25 स्पीसीज के ये नाम भी तुम्हारी बुक में दिया है, जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। अब जब 25 स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी तो उन्हें लगा कि अब तो बस हो गया, इतनी स्पीसीज पाई जाती है मेरे होम टाउन के पास, अब मेरा ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म बटरफ्लाई कलेक्टिंग का। बट नहीं, वहाँ पर उनकी मदर उनके लिए एक बुक लेके आती हैं, अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये है बुक का नाम याद कर लो, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अब इस बुक में क्या दिया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क एक स्पीशीज का नाम है बटरफ्लाई का, तो कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका में।
अब ये बुक यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है रिचर्ड को और एक नई दुनिया बिल्कुल खोल के रख देती है सामने। और बुक के एंड में जो बुक के रीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया था, क्या करने के लिए इनवाइट किया गया था? बटरफ्लाई माइग्रेशन को स्टडी करने में हेल्प करने के लिए। किसकी हेल्प करने के लिए? देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा में एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वहां पर डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट, ये है डॉक्टर यानी कि रिसर्चर का नाम, उन्होंने इन सारे रीडर्स को इनवाइट किया था। कैसे इनवाइट किया था? क्या काम बोला था? बोला था कि बटरफ्लाइज को टैग करो, यानी कि तुम्हारे आसपास जो भी बटरफ्लाइज है उन पे, उनके विंग्स पे एक टैग लगा दो। एडहेसिव टैग यहाँ पे लिखा है, यानी कि चिपकने वाला छोटा सा पतला सा एक टैग लगा दो, जिससे मालूम रहे कि वो बटरफ्लाई कहाँ पर जा रही है, वहां पर हम पहचान लें कि कहाँ तक ये ट्रैवल करके गई। बट ऐसा अगर एक एक बटरफ्लाई को चेस कर करके रिचर्ड करते तो काफी टाइम लगता कि एक बटरफ्लाई को पकड़ो, उस पर टैग लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क, मोनार्क यानी कि बटरफ्लाई का नाम है, बटरफ्लाई की स्पीसीज का, तो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसके एग्स लिए और ढेर सारे बच्चे अपने बेसमेंट में उगाए। यानी कि देखो, एक बटरफ्लाई के एग्स को पकड़ा, फिर एग्स से क्या निकलेगा? कैटरपिलर, कैटरपिलर से पूपा, पूपा से पूरी बटरफ्लाई। ये पूरी लाइफ साइकिल उन्होंने देखी, पूरा उनके बेसमेंट में यार बना के रख दिया था, पूरा बटरफ्लाइज का ही पूरा झुंड हो गया था वहां पर। फिर इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। यानी कि उनका इंटरेस्ट अब धीरे धीरे से कम होने लग गया बटरफ्लाइज का ये काम करने में, क्योंकि वो काम टीडियस था, यानी कि टायरिंग था, थका देने वाला था, और उसमें कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा था। क्यों फीडबैक नहीं मिल रहा था? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाइज को टैग किया था, ये सब सिर्फ 2 बटरफ्लाइज जो थी उन्हें वापस मिली, क्योंकि बाकी सब जो उड़ गई। फिर 2 ही बटरफ्लाइज टैग्ड वाली वापस मिली, और वो कहाँ पर मिली? बस 75 माइल्स उनके घर से, यानी कि बस उतनी दूर तक। तो उसमें वो क्या स्टडी करते, क्या फीडबैक मिलता? कुछ भी ज्यादा उनका फायदा नहीं हुआ। वो चूना लगा दिया। फिर अब बात आ गई है क्लास 7th में। अब हमारे रिचर्ड, स्टोरी के हीरो, आ चुके हैं क्लास 7th में, और क्लास 7th में उन्हें मिलता है काउंटी साइंस फेयर। काउंटी का मतलब रीजनल, लोकल, एक लोकल साइंस फेयर, यानी कि साइंस का मेला। मेला वो नहीं जो तुम जाते हो, ये था एक साइंस फेयर। तो साइंस फेयर में सब अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे, और हमारे रिचर्ड भी काफी ज्यादा तड़प 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 मची रहती थी इन्हें कुछ भी करने को साइंस में। तो रिचर्ड अपनी तरफ से सबमिट करते हैं अ स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, फ्रॉग की टिश्यूज की एक स्लाइड। फिर ये करने पे उन्हें कुछ भी विनर का अवार्ड नहीं मिला, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ स्लाइड्स प्रेजेंट कर देने से, कोई भी चीज़ बस ला के दिखा देने से हमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा साइंस के अंदर। साइंस में हमें सच में कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? तो उन्होंने ही वापस से लेटर लिखा। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कुहार्ट, नाम याद रखना, फॉर आइडियाज। तो फिर डॉक्टर उर्कुहार्ट से उन्होंने आइडियाज लिख के भेजे कि ये एक्सपेरिमेंट तुम करो, जिसने हमारे रिचर्ड को बिजी रखा हाई स्कूल तक, जिसमें उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए और कई के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले। जैसे कि एक प्रोजेक्ट था क्लास 8th में जब वो थे, तो उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था, एक डिजीज के बारे में पता करना था। एक डिजीज हो जाती थी जिससे मोनार्क कैटरपिलर्स हर साल मर जाते थे। मोनार्क कैटरपिलर्स मरते थे एक डिजीज की वजह से, और हमारे रिचर्ड इब्राइट को लगता था कि ये डिजीज एक बीटल कैरी करता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ये कैटरपिलर्स को उन्होंने उगाया प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, यानी कि कैटरपिलर्स को उगाया बीटल्स की प्रेजेंस में। बट ऐसा करने पे उन्हें कोई ऐसा रियल क्लू नहीं मिला जिससे ये सब कुछ भी साबित हो सके कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। बट उन्होंने जाकर ये चीज़ दिखाई कि हाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और ऐसा दिखाने पे कि हाँ सच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्हें अवार्ड मिल गया उस काउंटी फेयर में। देन नेक्स्ट ईयर उनका प्रोजेक्ट था इस बात को चेक करना कि वॉइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। देखो, वॉइसरॉय बटरफ्लाइज और मोनार्क बटरफ्लाइज दोनों एक स्पीसीज का नाम है। अब यहाँ पर लोगों का मानना था कि मोनार्क्स को कॉपी करती है वाइसरॉय। क्यों कॉपी करती है? क्योंकि लोगों का मानना था कि वाइसरॉय मोनार्क की तरह दिखना चाहती है, क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई थी उन्हें बर्ड्स नहीं खाती थी। तो अगर वो अपने जो उनके विंग्स हैं उनको इस तरह से मोड़ ले और मोनार्क तरीके दिखने लग जाए, तो वाइसरॉय को भी जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क समझ के नहीं खाएंगी, क्योंकि वो उन्हें अच्छा टेस्ट नहीं करती थी। और इस केस में हमारे ब्राइट का प्रोजेक्ट बस इतना देखना था कि क्यों जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खा रही हैं। तो उन्होंने पाया कि एक स्टारलिंग मतलब कि एक यूरोपियन बर्ड का नाम है, तो वो बर्ड ऑर्डिनरी बर्ड फूड कभी नहीं खाएगी। अगर उसको मिल जाए मोनार्क खाने को, तो वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोनार्क बटरफ्लाइज को वो क्यों नहीं खाती या नहीं खाती है, वो बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाइज को खाएगी।
और यहाँ ब्रैकेट में यही लिखा है कि बाद में लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि फिर भी वाइसरॉयज जो हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क को, ऐसा शेप बनाती हैं अपने विंग्स से। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे रिचर्ड इब्राइट को मिलता है फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज और थर्ड प्राइज ओवरऑल पूरे काउंटी साइंस फेयर में। काउंटी का मतलब एक लोकल साइंस फेयर, साइंस का मेला। फिर इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगन द रिसर्च दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। रिचर्ड इब्राइट ने सेकेंड ईयर में हाई स्कूल के एक हार्मोन की डिस्कवरी कर दी। कैसे? वो एक बात की वजह ढूंढ रहे थे कि क्यों जो मोनार्क पूपा होता है यानी कि बटरफ्लाइज का बच्चा, उसके पास गोल्डन स्पॉट्स क्यों होते हैं, छोटे छोटे 12 गोल्डन स्पॉट्स क्यों होते हैं। अब सबको लगता था कि ये गोल्डन स्पॉट्स होते हैं एक बल्कि ऑर्नामेंटल होते हैं, बस सजावट के लिए, कोई इसका यूज़ नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उस मोनार्क पूपा के बॉडी में। बट डॉक्टर उर्कुहार्ट का ये मानना नहीं था। तो हमारे ब्राइट भी लग गए इसका आंसर खोजने में और आंसर खोजते खोजते उन्होंने पाया कि ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं ये नेसेसरी होते हैं एक हार्मोन बनाने के लिए और वो हार्मोन हेल्प करता है बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में। और इस बात को ढूंढने के लिए उन्हें फिर से फर्स्ट प्लेस इन दी काउंटी फेयर का अवार्ड मिलता है और एंट्री मिल जाती है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। अब वो काउंटी यानी कि लोकल फेयर में थे, बट इस चीज़ को फाइंड करने के बाद उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिलती है। फिर वहाँ पर उस इंटरनेशनल फेयर में उन्हें थर्ड प्लेस मिलता है जूलॉजी में। He also got a chance to work during the summer of the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. फिर उनका एक एक्सपेरिमेंट जो मोनार्क पूपा के ऊपर रहता है वो उन्हें अवार्ड दिलवा देता है फिर से फर्स्ट प्लेस इन इंटरनेशनल साइंस फेयर, जिससे उन्हें फिर से चांस मिल जाता है उसी आर्मी लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक और समर। फिर इन हिज सीनियर ईयर he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture. कल्चर का मतलब होता है एक टेस्ट ट्यूब, एक प्लेस जहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर ये सब प्रोवाइड किया गया हो, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया हो एक लिविंग सेल को ग्रो करने और डिवाइड करने के लिए। तो वही वो करते हैं उस कल्चर में। वो क्या करते हैं, मोनार्क्स के विंग की सेल्स को यानी कि बटरफ्लाइज के जो पंख होते हैं उसकी सेल्स को डिवाइड करते हुए देखते हैं और वो पाते हैं एक चीज़ कि एक बच्चा जो होता है, बच्चे का विंग, उससे पूरी नॉर्मल बटरफ्लाई बनने तक में विंग्स में ग्रोथ के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जो निकलते हैं उन गोल्डन स्पॉट से ही जो उन्होंने फाइंड किए थे। तो अब यहाँ पर एक और अवार्ड उन्हें मिल जाता है, फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। फिर वो पूरी की पूरी गर्मी बिताते हैं रिसर्च करने में आर्मी लेबोरेटरी में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। और उनके फर्स्ट ईयर में यानी कि फ्रेशमैन ईयर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो ढूंढ निकालते हैं इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर। फिर 1-1.5 साल बाद अपने जूनियर ईयर में उन्हें क्या मिलता है, जूनियर ईयर में एक आइडिया आता है, एक नई थ्योरी निकालते हैं। जब वो देख रहे होते हैं इसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे, तो उन्हें क्या मिलता है कि हाउ सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सबको पता है कि डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है जिससे हेरिडिटी यानी कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे। तो इसमें हमारे इब्राइट साहब ढूंढ निकालते हैं कि कैसे वो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है और क्यों डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब उन्हें तो ये बात पता चल गई थी, बट लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ये पूरी रात मेहनत करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हैं समझाने के लिए इस थ्योरी को। फिर जब वो फाइनली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के लिए जाते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वहाँ पर वो कई एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। और अगर इनकी थ्योरी सच प्रूफ हो गई तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ और मदद करेगा कई बीमारियों का कॉज जानने में। और ये बात हमें ये समझाती है कि कैसे बस उनका एक छोटा सा इंटरेस्ट चीज़ों को कलेक्ट करने का, बटरफ्लाइज को देखने का इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि अब वो एक थ्योरी प्रूफ करने जा रहे हैं जो अगर सच हो गई तो कई डिजीज़ जैसे कि कैंसर ये सब डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी मदद मिलेगी। फिर आगे लिखा है कि रिचर्ड इब्राइस ये सब के साथ साथ कई चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, यानी कि वो डिबेट करते थे, पब्लिक स्पीकर थे, गुड कैनोइस्ट थे, कैनोयर यानी कि एक बोट होती है उसको चलाना जानते थे, और एक आउटडोर पर्सन थे यानी कि बाहर वो रह सकते थे, ऐसा नहीं कि दिन भर बस अपने लैब में रहते थे। और आगे लिखा है कि हाई स्कूल में जब वो एक ए ग्रेड स्टूडेंट थे, स्ट्रेट ए स्टूडेंट यानी कि एकदम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे,
और यहाँ लिखा है कि उनके लिए लर्निंग ईजी थी। जब पढ़ाई लिखाई ईजी थी तो उनका कई सारा टाइम और एनर्जी आता था दो स्कूल के क्लब्स में, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। अब ये क्लब वो क्लब नहीं है जहाँ तुम जाना चाहते हो। और वहाँ पर एक आदमी मिलता है उनकी तारीफ करने में, उनका एक टीचर जिनका नाम होता है रिचर्ड ए वेहरर। इनका नाम याद रखना। उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर होते हैं जो काफ़ी उनकी तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ में कई लाइन आगे लिखी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू दी बेस्ट जॉब ही कुड। यानी कि रिचर्ड सिर्फ इंटरेस्टेड जीतने में इसलिए नहीं थे कि उन्हें एक प्राइज मिल जाए, बल्कि वो तो जीत ही इसलिए रहे थे कि वो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर रहे थे। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। फिर आगे यार लिखा है कि क्या इंग्रेडिएंट चाहिए इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि चैप्टर का भी नाम है कि साइंटिस्ट बनने में क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो क्या क्या लिखा है, स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि एक शार्प माइंड। फिर ऐड क्यूरोसिटी, यानी कि क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। एंड मेक्स इट इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, यानी कि जीतना है राइट रीजन्स के लिए, लोगों की भलाई का काम करना है। ये नहीं कि साइंटिस्ट बन गए तो खुद को गाया भी कर लें केमिकल बना के, जैसे वो फुटप्रिंट्स विदाउट फूट वाले चैप्टर में है। आगे राइट हैज दीज क्वालिटीज फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो बुक उन्होंने पढ़ी थी, वहीं से उनका सफ़र शुरू हो गया था साइंस का, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और ये पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हारी होती है ख़त्म, जिसको लिखा था रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। अब हम देखने वाले हैं ये जो इतना लंबा तुमने पढ़ा है, क्या ये सब इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं यार, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी डिटेल्स नहीं चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये हम समझेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्राइट का इंटरेस्ट क्यों खत्म होने लग गया था बटरफ्लाइज को टैग करने में? क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि यार बटरफ्लाइज को टैग करना उन्हें एक थकावट का काम मिलता था और कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। जो 2 बटरफ्लाइज उन्हें वापस से रिकैप्चर हुई वो बस 75 माइल्स दूर थी उनके घर से। अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेंशन एनी 2 या मेंशन एनी 1 ए ब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो क्या कंट्रीब्यूशन था? सबसे पहला कि वो ये निकाल के लाते हैं कि वो हार्मोन जो है जो गोल्डन स्पॉट्स पे है उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसके बाद जब वो एक्सरे रीड कर रहे होते हैं तो उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि क्यों डीएनए ब्लूप्रिंट है लाइफ का, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो कोई भी 2 या एक चीज़ तुम याद कर लेना इनका कंट्रीब्यूशन में से। फिर नेक्स्ट अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड ब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन हिज इनिशियल स्टेजेस टू हिज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी कि उनकी मदर का क्या क्या रोल था, ये सब तुम्हें डिस्कस करना होगा कि कहाँ बचपन से यार किंडरगार्टन से उन्हें कलेक्ट करना सिखाया चीज़ों को, उनका इंटरेस्ट आया, फिर एस्ट्रोनॉमी में जब इंटरेस्ट आया तो उन्हें टेलीस्कोप ला के दिया, सारे के सारे इक्विपमेंट्स दिए और हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि वो बुक भी उनकी मदर ने ही उन्हें दी थी। और लास्ट क्वेश्चन कि क्यों मिस्टर वेहरर जो उनके टीचर रहते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव इन अ गुड वे। तो ये सब तुम्हें पूरा लिखना होगा कि वो सिर्फ प्राइस के लिए नहीं जीतना चाहते थे बल्कि वो साइंस के लिए जीतना चाहते थे। और ये सारे का सारा आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डिटेल में मिलेगा। जाओ पीडीएफ को डाउनलोड करो और इस वीडियो को सब में फैला दो, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि कुछ भी तुमसे मिस ना हो। और उसके बाद करना क्या है, बे जाना जा पढ़ ले।